हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे दर्शन का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। फिलॉसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसे देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं वह दर्शन है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये उपनिषद में वाक्य कहा गया है। तो यहाँ पर एक कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ सत्य है या फिर कहीं अंतिम सत्य की खोज ही दर्शन कहलाता है। तो दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम सत्य एवं मानव के वास्तविक स्वरूप, सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की तार्किक विवेचना की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि तर्क के आधार पर उसके सत्य की खोज की जाती है। दर्शन की यह परिभाषा अपने में पूर्ण है। इस परिभाषा में प्राकृतिक, सामाजिक, अनात्मवादी और आत्मवादी सभी दर्शन आ जाते हैं। इस ब्रह्मांड एवं उसमें मानव जीवन के प्रति यदि हमारा ये दृष्टिकोण है कि इसके मूल में प्राकृतिक परिवर्तनों के अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक शक्ति कार्य नहीं करती, तो उपरोक्त परिभाषा के अनुसार ये विचारधारा भी दर्शन ही होगी। भारतीय चार्वाक और आजीवक तथा पाश्चात्य प्रकृतिवाद इसी कोटि के दर्शन हैं। और ये दृष्टिकोण कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि सभी पूरे ब्रह्मांड के लिए बात आई है, असीम शक्ति ब्रह्म या कहें ब्रह्मा, जिसे ईश्वर मानते हैं, गॉड, अल्लाह, विचार, सत्य आदि। यानी कहने का तात्पर्य ये है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई गॉड के नाम से उसको पुकारता है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई विचारों को ही सत्य मानता है और कोई केवल सत्य ही सत्य मानता है, द्वारा निर्मित है। तो ये विचारधारा भी दर्शन ही होगी। भारतीय स्रोत, उपनिषद और सठ दर्शन और पाश्चात्य आदर्शवाद इसी कोटि के दर्शन हैं। दर्शन के लिए मूल बात यह है कि इसमें सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, दर्शन के लिए मूल बात यह है कि इसमें सृष्टि सृष्टा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन और मनुष्य के करणी तथा करणी कर्मों पर विचार करना होना चाहिए। दृष्टिकोण तो भिन्न भिन्न होंगे ही, जैसा कि जैसे जिसकी जैसी जन अनुभूति होगी वैसे ही उसके तर्क निकल कर आएंगे। यानी कि जैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जैसा सोचता है उसी अनुभूति के अनुसार, जैसी उसे अनुभूति होती है वैसा ही वह तर्क प्रस्तुत करता है। यानी कि तर्क भी वैसा ही प्रस्तुत करता है और उसी के अनुकूल उसका जो है दर्शन बन जाता है। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु, जिसके विषय में हम आज चर्चा विशेष रूप से करने वाले हैं, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। प्राय लोग किसी विषय यानी कि अनुशासन के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु में भेद नहीं करते हैं। इन दोनों में बहुत थोड़ा अंतर होता है। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ उस सीमा से होता है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, यानी कि उसी सीमा तक होता है, या कहें अध्ययन क्षेत्र का अर्थ होता है उस सीमा से होता है जहाँ तक कि उस विषय का अध्ययन किया जाए या किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकता है। जबकि किसी विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन किया जा सका है। जहाँ तक दर्शन के क्षेत्र की बात है, वह बड़ा व्यापक शब्द है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। परंतु इस क्षेत्र में हमने कभी, या कहें हमने अभी तक जो कुछ सोचा है या समझ पाए हैं, वह दर्शन की विषय वस्तु है। भारतीय चिंतक दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें है पहला तत्व मीमांसा,
मेटाफिजिक्स ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और आचार मीमांसा एथिक्स। दूसरी तरफ पाश्चात्य चिंतक दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 5 भागों में विभक्त करते हैं। जैसा कि हमने भारतीय दार्शनिकों का देख लिया, इन्होंने तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और आचार मीमांसा एथिक्स में जो है विभाजित किया है। दूसरी तरफ पाश्चात्य चिंतक जो 5 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं वे हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्कशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र और तर्कशास्त्र को भी लिया है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र के इन भारतीय एवं पाश्चात्य वर्गीकरणों के विषय में यहाँ 4 बातें करना आवश्यक हैं। पहली ये कि भारतीय दर्शनों में आचार मीमांसा में मूल्य मीमांसा सम्मिलित होती है। जैसा कि इन्होंने दिया है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा और सौंदर्य शास्त्र। तो यहाँ पर जो बता दिया है कि आचार मीमांसा में मूल्य मीमांसा जो है सम्मिलित रहती है और पाश्चात्य दर्शनों में मूल्य मीमांसा में आचार मीमांसा सम्मिलित होती है। अतः इन्हें एक साथ लिया जा सकता है। दूसरी यह कि दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के संदर्भ में तर्क विधियों की भी विवेचना की जाती है, अतः इसे ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। तीसरा ये कि दर्शन में केवल वास्तविक सौंदर्य पर विचार किया जाता है और इस वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियों पर भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने विभक्त किया है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, लॉजिक और एस्थेटिक्स, तो इनको जो है अलग अलग रखा है। तो यहाँ पर सौंदर्य आदि की जो बात होती है वो भिन्न विचार है और ये दोनों विचार क्रमशः तत्व मीमांसा एवं आचार मीमांसा के विषय हैं, यानी कि उसी में समाहित हो जाते हैं। अतः सौंदर्य शास्त्र को अलग रखना ठीक नहीं है। और ये चौथी एवं अंतिम बात यह है कि अब हम देश विदेश के दर्शनों का अध्ययन एक साथ करते हैं, अतः हमें उनकी विशेष सामग्री को कुछ सामान्य वर्गों में ही विभाजित करना चाहिए। हमारी अपनी जो है जो ऊपर विवेचना की गई है, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक्स हैं 1-2, तो यह विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य वर्ग तत्व मीमांसा, इनकी मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य एवं आचार मीमांसा ही हो सकते हैं। यहाँ पर इन तीनों की अध्ययन सामग्री इस प्रकार से है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तत्व मीमांसा। दर्शन में तत्व मीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें सृष्टि संबंधी ज्ञान तत्व अर्थात सृष्टि शास्त्र और सृष्टि विज्ञान एवं सत्ता विज्ञान आते हैं और आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान एवं ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान भी आते हैं। सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव जगत एवं जन्म मरण की व्याख्या के साथ साथ वास्तविक सौंदर्य की विवेचना भी की जाती है। इसे अब सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जो है अब तक जो कुछ सोचा या विचारा जा चुका है उसकी तार्किक विवेचना इसकी विषय वस्तु है। अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव बुद्धि, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रामाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, तर्क की विधियाँ, सत्य असत्य प्रमाण और भ्रम की व्याख्या आती है। इस क्षेत्र में अब तक जो सोचा गया है उसकी तार्किक विवेचना इसकी विषय वस्तु है। अब हम देखेंगे मूल्य एवं आचार मीमांसा। मूल्य एवं आचार मीमांसा के क्षेत्र में मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना आती है। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों की विवेचना आती है और मानव के करणीय तथा करणीय कर्मों की विवेचना आती है। करणीय तथा करणीय कर्मों की विवेचना को ही नीति शास्त्र कहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी आदर्श मूल्य का रूप तभी धारण करता है जब वह हमारे आचरण में परिलक्षित होता है, यानी कि दिखाई देता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मूल्य और आचरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि मूल्य और आचरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूल्यों को आचरण में उतारा जाता है। मूल्य हमारे व्यवहार अर्थात आचरण, कहीं आचार को निर्देशित करते हैं और नियंत्रित करते हैं, और हमारा आचार उन मूल्यों को प्रदर्शित करता है। जब तक कि कोई दर्शन मनुष्य को
आचरण की दिशा प्रदान नहीं करता है, तब तक उसका कोई महत्व ही नहीं होता। इसमें सबकी व्याख्या के साथ साथ जीवन के वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियां भी आती हैं। इस क्षेत्र में अब तक जो कुछ सोचा विचारा गया है उसकी तार्किक विवेचना इसकी विषय वस्तु है। अब हम देखेंगे दर्शन और शिक्षा में संबंध, रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। दर्शन और शिक्षा में अटूट संबंध है, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं। दर्शन इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन की व्याख्या करता है। इसमें जो है मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य और उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधन मार्गों पर भी विचार किया जाता है। अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त हों और इसमें शिक्षा हमारी कैसे सहायता कर सकती है। शिक्षा हमारे आचार विचार में परिवर्तन करती है और हमें नए ज्ञान की खोज करने के लिए अवलोकन, परीक्षण, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास करती है, यानी कि मनन करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इस ज्ञान एवं कौशल के आधार पर हम दर्शन का पुनर्निर्माण करते हैं। नया दर्शन नई शिक्षा को जन्म देता है और नई शिक्षा नए दर्शन को जन्म देती है और ये इस चक्र सदैव चलता रहता है। दर्शन और शिक्षा की इस अन्योन्याश्रयता को समझने के लिए हमें दर्शन के शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा के दर्शन पर प्रभाव को अलग अलग देखना और समझना होगा। तो हम संक्षेप में आपको बता सकते हैं कि किसी समाज की शिक्षा मुख्य रूप से उस समाज के स्वरूप, उसके दार्शनिक चिंतन, शासन तंत्र और आर्थिक व्यवस्था कहें और मनोवैज्ञानिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित होती है। इसमें दर्शन का प्रभाव बड़ा स्थायी होता है। दर्शन की तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से जो है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियाँ, और आचार मीमांसा से शिक्षक तथा शिक्षार्थी के कर्तव्य और अनुशासन का स्वरूप निश्चित होता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी और साथ ही साथ दर्शन और शिक्षा में संबंध। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।